अच्छा जी स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये कह रहा था कि मैंने आज जो है ना आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री की रिवीजन करवानी है। और इस एनालिटिकल केमिस्ट्री में दो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं। एक है एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जो A2 की बात हो रही है, ठीक है, A2 केमिस्ट्री में। और दूसरा बेटा हमारे पास है क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, ये जो दो टॉपिक्स हैं बाकी सारे बेटा सिलेबस से निकल गए हैं, ठीक है, जो मैं भी आपको बता दूं कौन से। एनएमआर को आगे फिर मैं फर्दर लेके जाऊंगा बेटा आज प्रोटॉन एनएमआर H11 एनएमआर में, और कार्बन 13 एनएमआर। और बेटा जो हमारे पास बेटा इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी है, उसके फर्दर दो चीजें हमने करनी है उसमें, टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड जीएलसी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और हर एक टॉपिक से एक एक पास पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करना है, ठीक है। तो अभी हम बेटा स्टार्ट करते हैं फ्रॉम प्रोटॉन एनएमआर से, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी बेटा जो है ना, होता क्या है पहले मैं आपको बता दूं। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है जिसमें हम इंटरेक्शन करते हैं मैटर का, जिसमें आप रेडिएशन का इंटरेक्शन होगा विद मैटर। जो आपका केमिकल है ना, उसको आप इंटरेक्ट करवाएंगे विद द रेडियो वेव्स, या सम टाइम इंफ्रारेड के साथ, या सम टाइम यूवी लाइट के साथ। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडिएशन का इंटरेक्शन होगा आपके केमिकल के साथ। अब इसमें जो प्रोटॉन एनएमआर है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपको ये बात मैंने बतानी है बेटा कि जो प्रोटॉन, जो आपके पास एटम्स होते हैं, सम एटम्स हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। बाज एटम्स के पास ना बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं ड्यू टू इट्स ऑड एटॉमिक मैस। ऑड एटॉमिक मैस नंबर होने की वजह से जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक मैस ऑड होगा उनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी, राइट। अच्छा, कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर एनालाइज करते हैं। कैसे, वो भी आप देखेंगे। पर हम प्रोटॉन एनएमआर पढ़ने जा रहे हैं। प्रोटॉन एनएमआर में बेटा ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का अगर आप देखें एटॉमिक मैस, तो ये ऑड है, ठीक है। तो ऑड एटॉमिक मैस जिन एटम्स का होता है उनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सा ना इसका बैकग्राउंड नॉलेज दूंगा और फिर पास पर क्वेश्चन पे आएंगे। पर इसमें होता ये है कि आपके पास सपोज ये कुछ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। इसमें एक एक बेटा प्रोटॉन है, हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है ना, और इनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी हैं, ठीक है। ये बेटा इनके, और ये जो प्रोटॉन्स बेटा मैंने आपके सामने बनाए हैं, इनमें से कुछ प्रोटॉन्स बेटा स्पिन कर रहे हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और कुछ प्रोटॉन्स स्पिन कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं स्पिनिंग की डायरेक्शन इस तरह कर देता हूँ। कुछ बेटा ऐसे स्पिन कर रहे हैं, देखें ये स्पिनिंग की डायरेक्शन है, और कुछ ऐसे स्पिन कर रहे हैं, ठीक है जी। अब क्या करते हैं बेटा, इन प्रोटॉन्स को, ये जो काफी सारे प्रोटॉन्स थे ना, जो कुछ क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं अपने एक्सिस के अराउंड, और कुछ एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं अपने एक्सिस के अराउंड, आप इन प्रोटॉन्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये जो बेटा मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। जब आप इन प्रोटॉन्स को बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो होगा क्या, ये प्रोटॉन्स दो ग्रुप्स में अपने आप को अरेंज कर लेंगे। बाज प्रोटॉन्स अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अलाइन करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। जैसे कि ये जो नीचे मैंने बेटा प्रोटॉन बनाया है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपको नजर आ रही है, देखें ये वाली, आप देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन सेम है। तो कुछ प्रोटॉन्स अपने आप को अरेंज करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जैसे कि ये है। और कुछ प्रोटॉन्स बेटा अपने आप को अरेंज करेंगे अगेंस्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऐसे। अब बेटा देखिए, ये जो ऊपर वाला है ना, इन्होंने अलाइन किया अगेंस्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड,
अगेंस्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और जो नीचे वाले प्रोटॉन्स होंगे इन्होंने अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किया, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब जो बेटा ये नीचे वाला प्रोटॉन है, दिस इज मोर स्टेबल, ठीक है, लेस एनर्जेटिक है ना। जो ऊपर प्रोटॉन है ये लेस स्टेबल है, नीचे वाला मोर स्टेबल है, ठीक है। और इनके दरमियान ये जो डिफरेंस आ रहा है, दिस इज डेल्टा ई, ये चेंज इन एनर्जी है। अब बेटा आप क्या करते हैं, अब देखिए पहली चीज, आपने अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो बाज जो आपके प्रोटॉन्स थे ऑर्गेनिक कंपाउंड ने, उन प्रोटॉन्स ने अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अलाइन किया, वो नीचे वाले वो लेस एनर्जी में होंगे। बाज प्रोटॉन्स ने अपने आप को अरेंज किया अगेंस्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और वो हाई एनर्जी पर चले गए। अब आप क्या करते हैं बेटा, अब आप देते हैं रेडियो वेव्स। अब आप इनको रेडियो वेव्स देंगे, ठीक है। रेडियो वेव्स क्या करती हैं सुनिएगा, रेडियो वेव्स आप अप्लाई करेंगे और रेडियो वेव्स का मकसद ये होगा कि ये जो लोअर एनर्जी पे प्रोटॉन है इनको आप फ्लिप करवाकर हायर एनर्जी पर लेके जाते हैं, एंड दिस फ्लिपिंग इज कॉल्ड रेजोनेंस। इस फ्लिपिंग को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ये बात सुने कि रेडियो वेव्स मैंने क्यों अप्लाई की, रेडियो वेव्स हम इसके ऊपर फिर अप्लाई करते हैं, रीजन इज कि आपने इन प्रोटॉन्स को फ्लिप करना है। जो लेस एनर्जी में आ रहे हैं ना, ये जो लेस एनर्जी में प्रोटॉन है, इसको हायर एनर्जी में भेजने के लिए आपको जहरी बात, अच्छा आप कहेंगे क्यों भेज रहे हैं, तो वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि ऐसा हम क्यों करते हैं। लेकिन याद रखें इस फ्लिपिंग के लिए कि लोअर एनर्जी वाले प्रोटॉन को हायर एनर्जी वाले प्रोटॉन में भेजने के लिए यू नीड सम एनर्जी, और वो एनर्जी किसके पास है, रेडियो वेव्स के पास है, ठीक है। तो रेडियो वेव्स आप देंगे तो ये प्रोटॉन लेसर एनर्जी से हायर एनर्जी में चले जाएंगे, ठीक है। और बेटा ये जो शिफ्टिंग हो रही है ना, ये जो फ्लिपिंग हो रही है, इस फ्लिपिंग को आप कहते हैं रेजोनेंस। इस फ्लिपिंग को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। और ये जो बेटा इंटरेक्शन हुआ है किसका, रेडियो वेव्स का, किसके साथ, प्रोटॉन के साथ, इस इंटरेक्शन का ग्राफ बनेगा पीक की फॉर्म में, और वो आपको पीक की फॉर्म में नजर आएगा। अब जब मैं आपको नीचे ग्राफ बेटा इस तरह के स्पेक्ट्रम कराऊंगा ना, और इस तरह की पीक्स आपको नजर आएंगी, आप जब मुझसे पूछेंगे ना सर ये पीक क्यों आ रही है जी इस तरह की, ये आपको ट्रिपलेट या आपको इस तरह का क्वार्टेट नजर आ रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा ये पीक्स असल में इंटरेक्शन है किसका, इन रेडियो वेव्स का और इन प्रोटॉन्स का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें मैं बेटा ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें जो बहुत डिटेल वाला जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। वो मैं आपको क्लास के बाद सेंड भी कर दूंगा। मैंने सिर्फ आपको मेन इसमें चीजें बतानी है ताकि आप क्वेश्चन करने के काबिल हो जाए। अच्छा, अब इसका बेटा स्पेक्ट्रम किस तरह का होता है, स्पेक्ट्रम इस तरह का होता है बेटा कि आपके पास यहां पर होगा केमिकल शिफ्ट इन पार्ट्स पर मिलियन, यहां बेटा टीएमएस होता है, टेट्रा मिथाइल सेलेन, जो कि आपका रेफरेंस होगा, जो 0 ppm पर हमेशा आएगा। और ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। अब देखिएगा, हम बेटा कर रहे हैं प्रोटॉन एनएमआर, ठीक है। अब प्रोटॉन एनएमआर में आपके पास है जी एक ये कंपाउंड है, इसको CH3CH2OH, ठीक है। आपने देखना है, या मैं यहां पर फिलहाल Cl लिख देता हूं जी, क्लोरीन। आपने यहां पर ये देखना होगा कि आपका जो कंपाउंड है उसमें कितने टाइप्स के प्रोटॉन है, मतलब इन्वायरमेंट के लिहाज से ना, कितने डिफरेंट इन्वायरमेंट के प्रोटॉन है। जिस तरह ये है ना CH3 CH2 एंड Cl, ये एक आपके पास कंपाउंड है और आपने देखना है कि इसमें आपको विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिहाज से आपको कितनी पीक्स यहाँ पर मिलेंगी, या कितने टाइप्स के हाइड्रोजन इस कंपाउंड में है। तो आप ये देखें, ये जो 3 हाइड्रोजन है बेटा, क्या इन 3 हाइड्रोजन का एनवायरमेंट एक जैसे नहीं है, क्या ये 3 हाइड्रोजन सेम कार्बन के साथ कनेक्टेड है, यस। तो इसकी एक पीक आएगी, एक पीक इसकी आएगी। बट आगे चले, ये जो 2 हाइड्रोजन हैं, इन दोनों हाइड्रोजन का सेम इन्वायरमेंट है ना, तो एक पीक इसकी आएगी।
मतलब आपको अगर क्लोरोइथेन के बारे में कहा जाए कि इसके अंदर कितने टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के प्रोटॉन है, तो आप कहेंगे 2 डिफरेंट टाइप्स के इन्वायरमेंट, टू डिफरेंट टू डिफरेंट इन्वायरमेंट टू डिफरेंट इन्वायरमेंट ऑफ हाइड्रोजन्स। हाइड्रोजन के 2 डिफरेंट इन्वायरमेंट है, इसलिए यू विल गेट 2 पीक्स, आपको 2 डिफरेंट पीक्स नजर आएंगी। आगे स्प्लिटिंग में आपको बताऊंगा, लेकिन आप कम से कम ये बता सकते हैं कि इसमें 2 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटॉन आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो बेटा टेट्रामिथाइल सिलेन मैंने लिया ना, ये एक रेफरेंस होता है, दिस इज द रेफरेंस, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से बेटा रेफरेंस इलेक्ट्रोड में जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर लेते थे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी सेल, जिसकी ई नॉट वैल्यू 0.00 वोल्ट होती थी, बिल्कुल उसी तरीके से टेट्रामिथाइल सिलेन के अंदर जो प्रोटॉन है उनकी जो पीक आएगी वो 0 पर आएगी, और बेटा बाकी जितने भी प्रोटॉन्स होंगे ना वो आपको इस 0 से लेफ्ट साइड पर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और भी है, शील्डेड डी शील्डेड, लेकिन वो आपके सिलेबस पे नहीं है, इसलिए वो मैं यहाँ पर बेटा डिस्कस नहीं कर रहा। अगर कोई सुनना चाहता है तो उसको वो मेरी फिर रिकॉर्डिंग सुननी होगी, ठीक है। लेकिन शील्डेड डी शील्डेड वाला जो टर्म है ये हमारे सिलेबस में है नहीं। अच्छा, अब एक और मैं आपके सामने पहले मॉलिक्यूल लिखता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आपसे मैं ये पूछता हूँ जी, ये बताएंगे आप कि इसमें कितने टाइप्स के प्रोटॉन हैं, डिफरेंट टाइप्स के। तो अगर इस मॉलिक्यूल की बात की जाए ना, तो इस मॉलिक्यूल में आपको सिर्फ एक पीक मिलेगी, इसमें एक ही टाइप के प्रोटॉन है। कैसे, ये देखें, ये आपको 3 प्रोटॉन्स एक कार्बन के साथ नजर आ रहे हैं विच इज फर्दर अटैच विद C डबल बॉन्ड O, राइट। इसी तरह यहां देखें, ये 3 प्रोटॉन्स ऐसे कार्बन के साथ हैं विच इज फर्दर अटैच विद C डबल बॉन्ड O। तो क्या बेटा इन दोनों मिथाइल ग्रुप्स का इन्वायरमेंट बिल्कुल सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है, इसलिए आपको इन 6 के 6 हाइड्रोजन की एक पीक मिलेगी, इन 6 हाइड्रोजन की एक पीक आएगी और बड़ी लॉन्गर होगी, लॉन्ग पीक। और समटाइम वो ऐसे लिख देता है बेटा, पीक के ऊपर देखें 6H लिख देगा, 6H से मुराद ये है कि 6 हाइड्रोजन की वजह से ये एक पीक आ रही है, ठीक है। अब मैं आपको बेटा, पहले तो ये आपको मैंने पीक्स बता दी ना, अब मैंने आपको थोड़ा स्प्लिटिंग पैटर्न बताना है कि ये जो पीक्स हैं ये स्प्लिट भी होती हैं ड्यू टू दी नेबरिंग हाइड्रोजन्स। वो कैसे जी, ये देखिए, आपके पास इसी एग्जांपल से करते हैं जी। अब मैं आपको स्प्लिटिंग पैटर्न थोड़ा बता देता हूँ। स्प्लिटिंग पैटर्न, ये तो हमने कह दिया ना कि इसमें 2 पीक्स आएंगी। इस मॉलिक्यूल में टोटल पीक्स कितनी आएंगी बेटा? टोटल पीक्स इस मॉलिक्यूल की कितनी है? 2 है, लेकिन उनका स्प्लिटिंग पैटर्न सुनिएगा। ये देखें, ये आपके पास 3 प्रोटॉन्स हैं, इन 3 प्रोटॉन की ना एक पीक आएगी। कितनी पीक? एक पीक। लेकिन बेटा ये एक पीक फर्दर स्प्लिट होगी ड्यू टू दी नेबरिंग प्रोटॉन्स, इन नेबरिंग प्रोटॉन्स की वजह से। इसका फॉर्मूला आपको बता दूं, एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, वो सुने। फॉर्मूला है N+1। देखें, अब आप फिर देखें, इन 3 प्रोटॉन्स की कितनी पीक आएंगी जी? एक पीक आएगी ना, क्योंकि ये तीनों प्रोटॉन्स एक कार्बन के साथ है, सेम इन्वायरमेंट। तो यहां तो आ गया 1। एन पता है क्या है बेटा? एन इज दी नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स टू दी वेरी नेक्स्ट कार्बन। वेरी नेक्स्ट कार्बन पर जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो तो बताएं बेटा, ये कार्बन नंबर 2 के वेरी नेक्स्ट कार्बन, कार्बन नंबर 1 के साथ कितने हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं जी? 2 है ना। तो एन की जगह क्या लिखेंगे? 2। तो आंसर क्या आएगा? 2 + 1 3। तो 3 का मतलब है आपको ट्रिपलेट नजर आएगी, आपको ट्रिपलेट मिलेगी, ट्रिपलेट। ये जो एक पीक आ रही है ना बेटा, ये आपको ट्रिपलेट की फॉर्म में मिलेगी। ट्रिपलेट इस तरह का होता है, देखिए ये 3 पीक्स होंगी इस तरह की इकट्ठी। तो अगर इस तरह की 3 पीक्स इकट्ठी आ रही है ना, तो आप इसको कहते हैं ट्रिपलेट। और इस ट्रिपलेट का पता है क्या मतलब होता है? कि ये जो 3 प्रोटॉन्स है ना, इसके नेबर वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये मतलब होगा इसका। अभी दोबारा समझाता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल में। अब मैं इसको रब करके जरा कार्बन नंबर 1 पर आ रहा हूँ बेटा। कार्बन नंबर 1 देखें, एक मिनट। ये आपके पास CH3, ये बेटा है आपके पास CH2, और ये है जी आपके पास Cl। अब देखिए यहाँ पर कार्बन 1, कार्बन 2, आपको ये तो पता है ना कि इस मॉलिक्यूल में टोटल पीक्स कितनी आएंगी? 2। और एक, इन 2 में से एक क्या होगा? ट्रिपलेट होगा, वो भी मैंने आपको समझाया। दूसरा क्या होगा सुने बेटा, आपको एक पीक इन 2 हाइड्रोजन्स की वजह से मिलेगी ना,
एक पीक इनकी वजह से आएगी। इसमें फर्दर स्प्लिटिंग होगी बेटा, ये फर्दर स्प्लिट होगी। कैसे, जरा देखें, फॉर्मूला आपको मैंने बताया n+1। 1 का क्या मतलब है कि इन दो हाइड्रोजन्स की वजह से एक पीक आएगी। n का क्या मतलब होता है बेटा, n इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स टू द वेरी नेक्स्ट कार्बन। कि वेरी नेक्स्ट कार्बन पर देखें, अभी एक ही साइड पर, अगर इस साइड पर कार्बन होता तो आपने उसको भी काउंट करना था, ठीक है, लेकिन यहां पर एक ही साइड पर कार्बन आ रहा है, तो आप बताएंगे यहां पर जो वेरी नेक्स्ट कार्बन है, कार्बन नंबर 2, उसके साथ कितने प्रोटॉन्स आ रहे हैं जी? 3 आ रहे हैं ना, तो n की जगह लिखेंगे 3, तो आंसर क्या आ रहा है 4। इस दफा जो बेटा यहाँ स्प्लिटिंग होगी ना, वो क्वार्टेट, क्या बोलेंगे इसको, क्वार्टेट, मतलब 4 आपको, एक पीक जो थी ना इसकी, जो एक पीक मैं कह रहा था, ये फर्दर 4 दफा स्प्लिट होगी। इस तरह देखें, इस तरह का पैटर्न आपको मिलेगा ऐसे, या सम टाइम वो उसको बेटा इस तरह कर देता है, देखें जोड़ के लिख देता है ऐसे करके, तो दोनों का मतलब क्वार्टेट ही है। अगर आप बेटा इस फॉर्मूला से खुश नहीं है, तो आपको मैं फिर एक टेबल बना देता हूं, जल्दी से आप अगर इस टेबल को लिख लें। अगर आप ये फॉर्मूला से खुश नहीं है, तो आप ये कर लें कि एडजेसेंट प्रोटॉन्स, स्प्लिटिंग पैटर्न और डायग्राम, ये जरा जल्दी से आप नोट कर लें। अगर एडजेसेंट पर कोई प्रोटॉन नहीं है बेटा, 0, तो आपके पास सिंगलेट पीक आएगी इस तरह की। बस एग्जांपल बताता हूं, ये देखें, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, मैं इन 3 प्रोटॉन्स की बात कर रहा हूं बेटा। ये जो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स हैं, इसके वेरी नेक्स्ट कार्बन पर क्या कोई प्रोटॉन आ रहा है? नहीं आ रहा ना, जिसकी वजह से इसकी सिंगलेट पीक आएगी। समझ आ गई? अच्छा, इसी तरीके से बेटा फिर बिल्कुल अली फारूक सही कह रहे हो, आपके पास अगर कोई इस तरह का आ रहा है ना जिसमें दोनों साइड पर कार्बन है, तो आप डेफिनेटली दोनों साइड वाले हाइड्रोजन को काउंट करोगे और वो 7 हो जाएगा, ठीक है। मैं उसकी भी एग्जांपल दे दूंगा। अब इसमें प्रोपेन की एग्जांपल ले लो, CH3 CH2 CH3, तो जो दरमियान वाला CH2 है ना, उसकी एक पीक और नेबरिंग में 6 आ रहे हैं हाइड्रोजन, 3 राइट और 3 लेफ्ट, तो आपको 7 पीक्स मिलेंगे, उसको आप मल्टीप्लेट बोलोगे। अच्छा, अब आगे चलो जी। अगर एडजेसेंट प्रोटॉन्स 0 ना हो, 1 हो, तो फिर आपको बेटा डबलेट मिलता है। डबलेट इस तरह का होगा। कैसे जी? ये देखें, CH3 CH, आपने बेटा सिर्फ इस प्रोटॉन को देखना है, मैंने इसकी एग्जांपल बताई है बस। देखें, इन 3 प्रोटॉन्स की एक पिक आएगी ना, इन 3 प्रोटॉन्स की एक पिक आएगी, और नेबरिंग में कितने आ रहे हैं जी? कार्बन 1 आ रहा है। तो अगर नेबरिंग में 1 कार्बन आएगा बेटा, एडजेसेंट प्रोटॉन 1 होगा, तो आपको डबलेट मिलेगा और इस तरह का होगा जी, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से अगर एडजेसेंट प्रोटॉन्स 2 हों, या फॉर्मूला कर लेंगे, ये टेबल जो है, अगर एडजेसेंट 2 प्रोटॉन्स हो, तो क्या मिलेगा जी? ट्रिपलेट, यू पर बता चुका हूं, इस तरह का आएगा ट्रिपलेट। और अगर बेटा एडजेसेंट में 3 प्रोटॉन्स हो, तो आपको क्वार्टेट मिलेगा, क्वार्टेट। और क्वार्टेट बेटा इस तरह का होगा 4। और अगर एडजेसेंट में 4 से ज्यादा, 4 या 4 से ज्यादा है, फिर आपको बेटा उसको बोलते हैं मल्टीप्लेट, मतलब बहुत ज्यादा है, मल्टीप्लेट, उसमें आपको इस तरह की काफी पीक्स मिलेंगी ऐसे करके, ठीक है। अब जरा बेटा फिर आ जाए क्वेश्चंस पर थोड़े से। फॉर एग्जांपल ये है, अब मैं आपको बताऊं, जिस मॉलिक्यूल में ये इथाइल ग्रुप हो ना, इथाइल, वहां पर आपको 2 पीक्स मिलती हैं, एक ट्रिपलेट और एक क्वार्टेट। ये बात जरा बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ट्रिपलेट और क्वार्टेट। जब भी किसी स्पेक्ट्रम में आपको ट्रिपलेट, जब भी किसी स्पेक्ट्रम में आपको ट्रिपलेट और क्वार्टेट, 3 पीक्स और 4 पीक्स आ रही हो नजर, तो समझ जाए इथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि देखें, ये जो आपका CH3 है ना, ये जो बेटा आपका CH3 है, इसके 3 प्रोटॉन्स की कितनी पीक होंगी? 1। लेकिन वो एडजेसेंट 2 प्रोटॉन्स की वजह से स्प्लिट नहीं होगी बेटा, होगी। तो 1 पीक इसकी है और 2 इसकी, तो ये ट्रिपलेट बनेगा, इसका बनेगा ट्रिपलेट। और बेटा आगे चलें, अब
ये जो आपके पास CH2 है, जरा इस पर देखिए, ये जो CH2 आ रहा है बेटा, इन दो प्रोटॉन्स की आएंगी एक पीक, लेकिन अब इसके एडजेसेंट पर देखें 3 प्रोटॉन्स और आ रहे हैं, तो 1 + 3 4, तो आपको मिलेगा क्वार्टेट। ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि अब आपको जब भी किसी स्पेक्ट्रम में ट्रिपलेट और क्वार्टेट मिले, समझ जाए उसमें इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ मेन चीजें और बताता हूं। बेटा बाज ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि हमेशा सिंगलेट देंगे, वो जरा आप नोट कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। some functional groups always produces a singlet peak। वो कौन से हैं जरा नोट कीजिएगा। उसमें एक है अल्कोहल, मतलब अल्कोहल जो भी लगाओ, जब भी OH आएगा ना बेटा, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं ना, इनकी हमेशा सिंगलेट पीक आएगी। ये फर्दर स्प्लिट ना होंगे ना किसी को करते हैं, ये दोनों बातें नोट कीजिएगा। ये ना किसी दूसरे के पीक को स्प्लिट करते हैं और ना खुद अपनी पीक को स्प्लिट होने देती हैं, इनकी हमेशा सिंगलेट पीक आती है। इसी तरीके से CH3 CH2 NH2, ये जो दो प्रोटॉन्स आ रहे हैं सिंगलेट, कभी भी ये स्प्लिट नहीं होंगे और ना किसी दूसरे की पीक को स्प्लिट करेंगे। CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये जो बेटा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये भी हमेशा सिंगलेट पीक देगा। और इसी तरीके से बेटा एक है एल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये वाला। ये जो बेटा आपके सामने 4 प्रोटॉन्स नजर आ रहे हैं, ये हमेशा ऑलवेज गिव सिंगलेट पीक। ये बेटा हमेशा सिंगलेट पीक देते हैं, ठीक है। OH NH2 ये और ये H, ना ये किसी दूसरे की पीक में इंटरफेयर करेंगे ना अपने पीक को स्प्लिट होने देते हैं। ये बात कंफर्म और ये बात क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं। एक और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है कि बाज प्रोटॉन्स ऐसे हैं कि आप उनको अगर एक स्पेशल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें तो वो अपनी पीक डिसअपीयर करते हैं। अच्छा, यहाँ सॉल्वेंट की बात भी डिस्कस कर लेते हैं कि बेटा ये जो NMR है, इसमें आप सॉल्वेंट कौन सा यूज करेंगे। इसमें जो सॉल्वेंट यूज होता है ना बेटा, देखें आपका जो केमिकल है उसको आप सॉलिड फॉर्म में तो नहीं रखेंगे ना, किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। तो सॉल्वेंट जो आप मोस्टली यूज करते हैं वो कौन सा होता है, सुने। सॉल्वेंट आप यूज करते हैं CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज कर लेते हैं, ठीक है। क्यों आप CHCl3 क्यों नहीं यूज करते बेटा। CHCl3 आप इसलिए यूज नहीं करते कि उसमें हाइड्रोजन इंटरफेयर करता है और हाइड्रोजन की पीक भी आती है, तो इसलिए आप CHCl3 यूज नहीं करेंगे, CCl4 यूज करेंगे, CCl4। बाज दफा आप बेटा एक और सॉल्वेंट भी यूज करते हैं, इसका नाम है D2O, हैवी वाटर, ड्यूट्रियम ऑक्साइड, D2O। ड्यूट्रियम इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, ये जो D2O है ना, इसकी बेटा कुछ चीजें आपको याद रखनी है। इस तरह अल्कोहल है ना, अब मैं आपसे पूछता हूँ जी, अल्कोहल की कितनी पीक्स आती है, देखिए। अब आप जरा सोचिएगा, CH3 CH2OH, मैं अगर आपसे पूछूं ना इसकी पीक्स कितनी आएंगी, तो पीक्स इसकी आएंगी जी टोटल, आप जरा सोचें, मैं यहाँ टेबल बनाता हूँ आपके लिए, सेपरेटिंग पैटर्न क्या होगा। टोटल पीक्स इसकी आ रही है 3। टोटल पीक्स कितनी आएंगी 3। जो एक पीक होगी वो ट्रिपलेट होगी इस तरह की, ड्यू टू CH3। अच्छा, एक पीक बेटा जो है वो इसकी क्वार्टेट होगी, ड्यू टू CH2। और एक पीक बेटा इसकी आएगी सिंगलेट, ड्यू टू OH। अब जरा सुने कैसे, ये देखें जी, ये जो CH3 है, इन 3 प्रोटॉन्स की वजह से क्या होगा, एक पीक बनेगी, लेकिन वो फर्दर स्प्लिट होगी ना, क्योंकि नेबरिंग में 2 हाइड्रोजन और भी हैं, तो इनका ट्रिपलेट बनेगा। इसका क्या बनेगा, ट्रिपलेट। किस ग्रुप की वजह से आती है वो आपने बताना होता है, CH3 की वजह से आ रही है। यस बेटा, CDCl3 भी आप सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, CDCl3, CCl4 भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा देखें CH2, CH2 में आपके पास ये आ रही है जी, ये जो CH2 है,
इन दोनों प्रोटॉन्स की एक पीक, अब देखें इसकी वजह से स्प्लिटिंग नहीं होगी, मैंने आपको कह दिया कि OH ना स्प्लिटिंग करता है ना अपनी पीक को स्प्लिट होने देता है। तो अब आप यहाँ नहीं देखेंगे, इसके बैक साइड पर देखें, इस CH2 के बैक साइड पर CH3 लगा हुआ है, तो मतलब एक पीक इसकी और 3 दफा ये स्प्लिट होगी तो क्वार्टेट। तो जो ये क्वार्टेट बन रहा है बेटा, ये क्वार्टेट है, क्वार्टेट, ये CH2 की वजह से है। ये आपका ट्रिपलेट है बेटा, ये किस वजह से है? CH3 की वजह से है। और ये सिंगलेट आ रहा है, सिंगलेट किस वजह से आ रहा है? OH की वजह से आ रहा है। अब जो चीज मैंने आपको समझानी है वो ये कि ये जो बेटा आपने एथेनॉल डिसॉल्व किया हुआ था ना, ये जो आपने एथेनॉल बेटा डिसॉल्व किया हुआ था, ये आपने डिसॉल्व किया था इन CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर आप इसी एथेनॉल को डिसॉल्व करते हो किस में? इन D2O, एथेनॉल इन D2O, तो पता है क्या होगा बेटा? यहां पर रिएक्शन हो जाएगा D2O का। कैसे? जरा सुने, ये CH3 CH2OH, ये जो सॉल्वेंट था ना जिसमें आपने एथेनॉल को डिसॉल्व किया, D2O, ये D पता क्या करेगा? इसके H को रिप्लेस कर देगा, तो CH3 CH2OD, और यहां बनेगा DHO। अब मुझे ये बताएं कि ये जो आपके पास अब एथेनॉल है जिसमें हाइड्रोजन का आइसोटोप आ गया है, क्योंकि देखिए जो इंटरेक्शन है, जो पीक बनती है वो तो प्रोटॉन NMR है ना, प्रोटॉन की वजह से जो H11 है उसकी वजह से पीक बनती है। ये ड्यूट्रियम का मतलब है H12, ये इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है, तो लिहाजा अब आपके पास कितनी पीक्स आएंगी बेटा? कितनी पीक्स आएंगी अब आपके पास? दो, एक इस मिथाइल ग्रुप की वजह से, एक इथाइल ग्रुप की वजह से। OH वाली पीक तो डिसअपेयर होगी है। तो इस तरह के कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं कि जिनको आप जब D2O में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपनी पीक डिसअपेयर कर देते हैं। तो वो कौन से फंक्शनल ग्रुप है वो आपने याद रखने हैं, मैं भी यहां लिखता हूं आपके सामने। पर ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो D2O में डालने से अपनी पीक को डिसअपेयर कर देते हैं, वो कौन से हैं? जरा सुने, उसमें एक है अल्कोहल, अल्कोहल कोई भी होगा, एथेनॉल लाजमी नहीं है, कोई भी अल्कोहल, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, और कोई भी एमाइन बेटा। पर ये जो आपको प्रोटॉन नजर आ रहे हैं ना, ये प्रोटॉन्स अपनी पीक को डिसअपेयर करते हैं व्हेन यू डिसॉल्व इन D2O। तो आप इसको लिख लें कि इन D2O एज अ सॉल्वेंट द पीक विल डिसअपेयर, the peak will disappear of OH, NH2 and COOH। ठीक है जी, ये बातें वो आपसे पूछेगा भी। मैं बेटा साथ ही कार्बन 13 को भी टच कर देता हूँ ताकि फिर उसके पास हम इकट्ठे कर ले। कार्बन 13 क्या है जी? कोई फर्क नहीं है, थ्योरी एक जैसी है, थ्योरी एक जैसी है, सिर्फ फर्क कार्बन 13 में ये है कि कार्बन 13 में स्प्लिटिंग नहीं होती, और कार्बन 13 में भी आपने देखना होगा कितने टाइप्स के कार्बन है, जितने टाइप्स के कार्बन होंगे उतने आपको बेटा पीक्स मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 13 में, या पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। ये देखें जी, कि बेटा मैंने आपके लिए क्वेश्चन निकाला हुआ था, ये देखें। अच्छा, इसने यहाँ पर कार्बन 13 ही पूछा हुआ है पहले, वेट, फिर कार्बन 13 आपको पहले करा देता हूँ। इसे कार्बन 13 बेटा पूछा हुआ, इसलिए हम पहले वो कर लेते हैं। बेटा कार्बन 13 में ना, पहली बात मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि कार्बन 13 में कोई स्प्लिटिंग पैटर्न नहीं है बस, ठीक है, और बाकी थ्योरी सारी सेम है, और उसकी जो नीचे केमिकल शिफ्ट की रेंज है वो थोड़ी लॉन्गर होगी, 220 तक जाएगी। पहले ये देखें, CH3 CH2 CH3। अच्छा, कार्बन 13 ये देखें, ये भी आपका ऑड एटॉमिक मास है ना, इसलिए ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखता है, और ये भी इंटरेक्शन करेगा विद रेडियो वेव्स। अच्छा बेटा, अब ये आपके पास प्रोपेन है, आप जरा देखिए इसके पास कितनी तरह के प्रोटॉन, कितनी तरह के कार्बन हैं। कार्बन कितनी तरह के, प्रोटॉन्स को नहीं देखना कार्बन 13 में, आपने कार्बन का इन्वायरमेंट देखना है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसको ओपन करके देख ले, CH3 CH2 एंड CH3। आप ये देखें
कि ये जो आपको 3 प्रोटॉन नजर आ रहे हैं, ये और ये, सॉरी प्रोटॉन कह रहा हूँ, ये जो 3 कार्बन, ये जो आपको कार्बन नजर आ रहे हैं टर्मिनल पर, मैं इनको मार्क करता हूँ, ये वाला और ये वाला, इन दोनों कार्बन का जरा इन्वायरमेंट चेक करें। ये कार्बन और ये कार्बन क्या एग्जैक्टली सेम नहीं है भाई? दोनों कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन लगे और एक CH2 लगा हुआ है, तो इनकी एक पीक आएगी, और ये जो दरमियान वाला बेटा कार्बन है इसकी एक पीक आएगी, तो इसकी टोटल 2 पीक्स आएंगी जी, 2 पीक्स। ठीक है जी, 2 पीक्स की मिलेंगी आपको। अच्छा, इसमें वो ज्यादा मैं आपसे एक और पूछता हूँ, इसमें CH3 C, CH3 C डबल बॉन्ड OOH। अब यहां देखिए बेटा कितनी पीक्स आएंगी विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, कार्बन 13 के बारे में पूछ रहा हूं। आप ये देखें कि ये जो 2 कार्बन है ना, ये जो 2 मिथाइल है, ये इनका सेम इन्वायरमेंट है, तो एक पीक इनकी आएगी जो मैंने येलो कलर से मार्क किया, एक पीक बेटा इस कार्बन की आएगी जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया, और एक पीक बेटा आपको इस कार्बन की आएगी जो मैंने पिंक कलर से मार्क किया है। तो आपके पास इसमें 3 पीक्स आएंगी। ठीक है, अब बेटा इसमें वो जो आपसे क्वेश्चन पूछता है वो थोड़े से ट्रिकी पूछता है। कैसे? वो आपसे पूछेगा साइक्लिक कंपाउंड्स के ना, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर बनाता हूं, देखें, इसका पूछ लेगा जी, कहेगा जी बताएं इसमें कितने टाइप्स के कार्बन है। आप जरा देखें इसमें कितनी पीक्स आनी चाहिए। ये कार्बन है इधर, बट अगर आप नोट करें, कार्बन ए, कार्बन बी, सी, ये डी और ये ई। आप देखिए कार्बन ए जो है ना, एक पीक तो इसकी आएगी ना, कार्बन ए की, या नहीं आएगी? एक पीक तो इस कार्बन की है, ये कार्बन ए जो है, क्योंकि इसका बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, बाकी किसी कार्बन के साथ 3 नहीं है। दूसरी बेटा आपको इस कार्बन की मिलेगी जो बी कार्बन है, क्यों? इसके साथ ऊपर एक मिथाइल लगा हुआ है, आपको इस तरह का और कोई कार्बन नजर नहीं आ रहा। लेकिन बेटा अब आप नोट करें कि ये जो 2 कार्बन है ना, इन दोनों का इन्वायरमेंट सेम है। आप ऊपर और नीचे देखें, इसके सेम ग्रुप लगा हुआ है। ऊपर जो कार्बन सी है, इसके ऊपर बी कार्बन लगा हुआ है और नीचे डी, तो सेम इन्वायरमेंट है ना। तो एक पीक इसकी आ रही है, एक इसकी आ रही है, किसकी। इस तरह देखिए बेटा, इन ये 2 डी जो है इनके भी सेम सेम इन्वायरमेंट है। एक पीक इसकी आएगी और एक पीक बेटा इसकी आएगी, तो टोटल पीक्स कितनी होगी? 1 2 3 4 5, 5 पीक्स। इसको इस तरह करते हैं, जो ज्यादा अच्छा वे मैं इस तरह तरीके से अगर करूं तो वो ज्यादा अच्छा आपको समझ आएगा। अब इस तरह लाइंस लगाएंगे, ये एक कार्बन, इसका एनवायरनमेंट डिफरेंट, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा और ये पांचवा। ये बेटा एक पीक इसकी, दूसरी इसकी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी। 5 डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हैं। एक और एग्जांपल देखें, फिर मजीद क्लियर हो जाएगा अगर किसी को समझ नहीं आया तो। CH3 एंड CH3। अब देखें बेटा, ये जो ऊपर एक मिथाइल लगा हुआ है और जो नीचे मिथाइल लगा हुआ है, आप क्या कहते हैं, क्या इन दोनों मिथाइल्स, इन दोनों कार्बन का एनवायरनमेंट सेम नहीं है? सेम है, तो एक पीक इनकी आएगी। ये दोनों ए है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ बेटा, ये जो कार्बन है जो मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या इन दोनों का भी इन्वायरमेंट बिल्कुल सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है। इसको आप बी कह दें, तो इनकी भी एक ही पीक आएगी। बेटा अब ये जो 4 कार्बन रह गए हैं ना, ये वाले, इनका सेम इन्वायरमेंट आप चेक कर सकते हैं, तो एक पीक इसकी आएगी, एक, ये 2 और ये 3, तो टोटल पीक्स इसकी आएंगी 3 पीक्स, 3 डिफरेंट इन्वायरमेंट है। एक और देखते हैं जी। ये ऐसे है जी, सपोज इसका आपने बताना है कि कितनी पीक्स आएंगी। अगेन आप देखें, ये दोनों मिथाइल सेम इन्वायरमेंट है। देखें इनको मैं ए कह रहा हूं, सेम इन्वायरमेंट है। फिर इन 2 कार्बन का भी सेम इन्वायरमेंट। आप इसको ऐसे लाइन से लगाएं, ये देखें, एक, ये 2, ये 3 और ये 4 पीक्स आएंगे जी, है ना। 4 डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, 4 पीक्स। तो अब बेटा आ जाए, अब ये कार्बन 13 और प्रोटॉन NMR पूरा हो गया। अब आप जरा क्वेश्चन नंबर 1 करें बेटा।
अच्छा, ये डाटा बुकलेट मैंने साथ में रखी हुई है, ठीक है। आप ऐसे कोशिश करें, डाटा बुकलेट अपने मोबाइल पर खोल रहे हैं, ये मैंने प्रोटॉन एनएमआर की खोली हुई है, यहाँ पर डाटा बुकलेट। आप पहले, ये बेटा एक मॉलिक्यूल है बेंजोकेन, आपने बताना है कि इसमें टोटल जो पीक्स हैं वो कितनी आएंगी। शाबाश। सोचिए, शाबाश। जी बेटा, बास बच्चों ने सही आंसर दिया, बल्कि मोस्टली बच्चों ने सही कहा है 7 पीक्स। देखिए कैसे, अब इसको अगर ओपन करके बनाए ना बेटा, ये ऐसे है, ठीक है। कार्बन 13 पूछ रहा है बेटा, देखें एक इसकी आएगी, एक पीक इस कार्बन की आएगी, एक पीक इस कार्बन की आएगी, फिर एक इस कार्बन की। ये दो कार्बन सेम है, ये दो कार्बन सेम है, और ये कार्बन सेम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 पीक्स आपके पास आ रही है, राइट। 7 पीक्स तो इसकी आगे भी। अब आगे चलते हैं, कह रहा बेंजोकेन वाज डिसॉल्व्ड इन CdCl3, CdCl3 में, एंड द प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ दिस सिचुएशन वाज रिकॉर्डेड। देखिए मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि अगर आपके स्पेक्ट्रम में एक ट्रिपलेट और एक क्वार्टेट नजर आ जाए आपको, एक ट्रिपलेट और एक क्वार्टेट, तो समझ जाइएगा कि इसमें इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। और आपको नजर आ रहा है बेटा, ये देखिए इथाइल। और आपको ये बात मैं बता चुका हूं कि ट्रिपलेट किस वजह से आ रहा होगा और क्वार्टेट किस वजह से आ रहा होगा। देखें ये जो है ना, ये तो बेंजीन रिंग लगा हुआ है, नीचे NH2 है, C डबल बॉन्ड O, CH2 NCH3। बड़ा ये जो तीन है ना प्रोटॉन्स, ये वाले, इनकी एक पीक आएगी और नेबरिंग में दो प्रोटॉन्स हैं, तो इसकी वजह से ट्रिपलेट आ रहा है, इस मिथाइल की वजह से ट्रिपलेट आ रहा है। और ये जो बेटा आपका क्वार्टेट आ रहा है, कि मैं आपको बता चुका हूं, ये CH2 जो है ना बेटा, CH2, इसकी वजह से, ये जो CH2 है, इसकी वजह से क्वार्टेट बेटा आ रही है। और आपको एक और बात भी बता चुका हूं कि एमाइंस, एमाइंस, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल और एल्डिहाइड, इनकी हमेशा सिंगलेट पीक आती है। देखें ये सिंगलेट आ रहा है। और फिर डेफिनेटली ये जो मल्टीप्लेट आ रहा है, ये इन प्रोटॉन्स की वजह से आ रहा है जो बेंजीन के साथ लगे हुए। लेकिन आपको जुबानी नहीं करना बेटा, ये तो चलिए जुबानी भी हो रहा है, लेकिन आपको देख के करना है, कहां से देखकर, डाटा बुकलेट से देखकर। ये देखें, आपको ट्रिपलेट बताना है ना यहाँ पर। अच्छा, वो कह रहा है कि suggest why CdCl3 and not CHCl3 is used as a solvent when obtaining a proton। तो आप बताएंगे कि CHCl3 जो है will produce a peak, ये अपनी पीक दे देगा क्योंकि इसमें प्रोटॉन आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूज द डाटा बुकलेट एंड द स्पेक्ट्रम इन D2 टू कंप्लीट द टेबल। अच्छा, अक्सर बच्चों को ये समझ नहीं आता कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का क्या मतलब है, ग्रुप रिस्पॉन्सिबल। जरा देखते हैं जी, एक पीक आ रही है 1.2 ppm पर, पार्ट्स पर मिलियन, 1.2। तो देखिए 1.2 पर पीक कब आएगी, ये देखिए 1.2 पर पीक आएगी अगर आपके पास CH3 है या CH2 या CH। अच्छा, इसका क्या मतलब है, देखें CH3 ऐसे लगाओ, तब भी इन तीन प्रोटॉन्स की पीक इस रेंज में आएगी। या अगर ऐसे हो बेटा, CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 एंड R, अगर ये जो बेटा आ रहा है ना CH2 दरमियान में, अगर ये CH2 होगा, इसकी पीक भी इसी रेंज में आएगी। और इसी तरीके से अगर ऐसे है, देखें CH R और ये R, ये CH आ रहा है ना, तो ये जो CH होगा, इसकी पीक भी कह रहा है इसी एरिया में आएगी। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि CH3 है, CH2 है या CH है, अगर वो सारे सिंगल बॉन्डेड है, अल्केन है, चाहे CH3 हो, CH2 हो या CH हो, तो उनकी पीक इस रेंज में आएगी 0.9 से 1.7 के दरमियान, ठीक है जी। तो ये आपको CH3 की पीक नजर आ रही है 0.9 और 1.7 के दरमियान, तो ये देखें 0.9 और 1.7, तो ये उसमें आ रही है ना।
तो ये आपके पास आएगा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पीक। बेटा कौन सा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है इस पीक के लिए? CH3। क्या लिखेंगे आप? CH3। ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पीक। बेटा कितने हाइड्रोजन है इसमें? 3 है। और सेपरेटिंग पैटर्न क्या है बेटा? ट्रिपलेट आ रहा है। इसी तरह 3.5 पर जरा चेक करते हैं। 3.5 ये देखें, ये आ रहा है जी 3.5। CH3 ऑक्सीजन के साथ हो, CH2 ऑक्सीजन के साथ हो, या हेलोजन के साथ हो। मतलब अल्काइल के आगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये देखिए आ रहे हैं ना बेटा, ये O है बीच में, यहां पर O भी है। ये बेटा देखिएगा, CH2 के आगे O आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है ना। तो उसने क्या है, CH3O हो या CH2O हो, तो फिर आपकी पीक 3 से 4 के दरमियान आएगी। तो ये जो आपके पास आ रही है ना, ये इसकी वजह से आ रही है। तो हाइड्रोजन कितने हैं? एक तो आप लिखेंगे ग्रुप, ग्रुप क्या लिखेंगे? CH2O। ग्रुप क्या लिखेंगे यहां पर? CH2O। O लाजमी लिखना है बेटा। ठीक है। और कितने हाइड्रोजन की वजह से ये पीक आ रही है बेटा, ये भी बताना है आपने कि ये पीक कितने हाइड्रोजन की वजह से आ रही है। 2 हाइड्रोजन की वजह से आ रही है ना। तो यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पीक 2। और सेपरेटिंग पैटर्न क्या आ रहा है? क्वार्टेट। 5.5 बेटा, 5.5 पर एक पीक आ रही है जी। चेक करेंगे डाटा बुकलेट से आप लोग। 5.5 जो है बेटा, ओ लिखना इसलिए लाजमी है, देखें एक स्टूडेंट पूछा जी ओ क्यों लिखना है, तो ये देखें डाटा बुकलेट में वो यहां पर बताना मेंशन है ना कि जो 3 और 4 के दरमियान जो पीक आ रही है उसमें अल्काइल नेक्स्ट टू वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कि अल्काइल के आगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो आप ये नहीं बताएंगे कि वो कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हेलोजन है या ऑक्सीजन है, बताएंगे। तो इसलिए अगर CH3O होता तो मैं CH3O लिखता, लेकिन आपके मॉलिक्यूल में CH2O है। आप चेक कर सकते हैं कि CH2 के साथ O लगा हुआ, ये देखिए CH2 के साथ O है। ठीक है, ये ठीक है, इसलिए O बताना लाजमी है। अच्छा 5.5 का हम देखना चाह रहे थे। 5.5 ये आ रहा है जी 5.5। ये NH2 की और सिंगलेट पीक आती है बेटा इसकी, ये मैं आपको लिखवा चुका हूं नोट्स में। तो ये 5.5 की जो पीक आएगी ये NH2 की वजह से आएगी बेटा। तो आपने यहाँ ग्रुप लिखना लाजमी है, NH2। कितने हाइड्रोजन की वजह से ये पीक आ रही है? 2 हाइड्रोजन हैं। और इसका जो पैटर्न है वो क्या है बेटा? सिंगलेट। ठीक है। और मल्टीप्लेट 7.1 से 7.4, ये जरा चेक करते हैं जी। 7.1 से 7.4, ये देखें जी 7.1 से 7.4। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, टाइप ऑफ प्रोटॉन कार्बन हाइड्रोजन, लेकिन ये अटैच टू एरोमेटिक रिंग है। बेटा D2O के साथ होता है। अली फरूक मैंने आपको क्या लिखवाया बेटा? CDCl3 के साथ नहीं, D2O। D2O में और CDCl3 में फर्क है भाई। D2O reacts with amines and alcohols and carboxylic acid. CDCl3 does not react। CDCl3 में पीक डिसअपेयर नहीं होगी, D2O में पीक डिसअपेयर होगी। अच्छा अब बेटा देखें, ऐसे हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ अटैच है उनकी पीक इधर आएगी 6.9 6.0 से 9 के दरमियान। तो यहाँ जो बेटा आपके पास 7.1 और 7.4 के दरमियान जो मल्टीप्लेट आ रहा है, तो इसमें आप बताएंगे हाइड्रोजन अटैच टू द बेंजीन रिंग। हाइड्रोजन जो है अटैच टू बेंजीन रिंग। और ये कितने प्रोटॉन्स है बेटा? 4 प्रोटॉन्स हैं, एक इधर, एक इधर, एक यहां पर और एक यहां पर। बाकी तो नहीं है ना बेटा? बाकी प्रोटॉन्स नहीं है। ठीक है, तो 4 प्रोटॉन्स और ये मल्टीप्लेट। अब बेटा वो आपसे ये पूछ रहा है जी एक्सप्लेन द सेपरेटिंग पैटर्न फॉर द एब्जॉर्प्शन एट 1.2। बेटा सेपरेटिंग पैटर्न ट्रिपलेट क्यों आ रहा है जी? आपसे वो पूछना ये चाह रहा है कि ये ट्रिपलेट पैटर्न क्यों आया है। तो आप क्या बताएंगे जी?
ट्रिपलेट आने की क्या रीजन है कि CH3 के आगे क्या लगा हुआ है, CH2। तो आप बताएंगे कि एडजेसेंट कार्बन हैज 2 प्रोटॉन्स। इसमें क्या बताएंगे कि जो एडजेसेंट कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन हैज 2 प्रोटॉन्स। इसी तरीके से वो कह रहा है प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ बेंजोकेन डिसॉल्व इन D2O। बेटा जब D2O में डिसॉल्व करेंगे अब क्या होगा अली फरूक, वो आपसे पूछा है, अब D2O में डिसॉल्व किया है बेंजोकेन को, और बेंजोकेन में आप देख रहे हैं NH2 ग्रुप लगा हुआ है। जब इसको D2O में डिसॉल्व करेंगे तो आप बताएंगे द पीक एट 5.5, पीक एट 5.5 पर जो पीक आ रही है बेटा, जो इमाइन की वजह से आ रही थी, NH2 की वजह से, वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। पीक एट 5.5 विल डिसअपियर, विल डिसअपियर। ठीक है बेटा, अब जल्दी से क्रोमैटोग्राफी पर आ जाते हैं। क्रोमैटोग्राफी जी, देखिए क्रोमैटोग्राफी जो है ना एक सेपरेटिंग टेक्निक है। हमारे सिलेबस में एक है TLC थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी और एक है गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। तो थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी बेटा पहले करते हैं। थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, इसको बोलते हैं TLC। ठीक है जी। इसमें बेटा एक होती है स्टेशनरी फेज और एक इसमें होती है मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज इसमें सॉलिड होगी, और वो सॉलिड किसका होगा, Al2O3 या SiO2 का बना होगा। मोबाइल फेज बेटा इसमें लिक्विड सॉल्वेंट होगा आपके पास, लिक्विड सॉल्वेंट इज द मोबाइल फेज। ठीक है। और सेपरेशन मेथड याद रखिएगा, इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन जो क्रोमेटोग्राफी है ना वो दो तरह की है। एक होता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में याद रखिएगा जो आपकी स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड होती है, और जो मोबाइल फेज है वो लिक्विड होती है। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी बनता कैसे मैं भी आपको बताता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगी ये बात। अभी ये बात बेटा क्लियर हो जाएगी, देखिएगा। आप बेटा पता क्या करते हैं, आपने अगर ये बनाना है ना थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तो आप कोई भी एक हार्ड मटेरियल लें, गिलास भी ले सकते हैं, गिलास का एक पीस लें। ठीक है बेटा, गिलास का एक पीस लेकर जो सॉलिड Al2O3 है ना, ये सॉलिड सिलिका है, बड़ा इसका अपने पेस्ट बनाना है। पेस्ट मतलब इस Al2O3 या SiO2 को आपने पेस्ट बनाना है, इसका स्लरी या पेस्ट बनाकर आप इसको बेटा इसके ऊपर कोट कर दें ऐसे करके। ये पेस्ट ऑफ SiO2 है, ये ऐसे, ये जो मैं कोटिंग, ये जो मैं कलर से कर रहा हूँ, ये SiO2 है। नीचे ग्लास है मेरे पास, ठीक है, हार्ड फॉर्म में। ये बेटा आपके पास स्लरी ऑफ SiO2 या Al2O3 है। ये बेटा स्लरी इस तरह पेस्ट करने के बाद ना मैं इसको माइक्रोवेव में रख दूंगा और ये ड्राई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका TLC पेपर तैयार है, TLC। अच्छा, ये जो बाजार से मार्केट से जो मिलता है वो किस तरह का होता है, वो बेटा इस तरह का एक एल्यूमिनियम फॉइल होती है, एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है, एक होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी, वो तो बहुत चीप सा है ना। तो ये एक एल्यूमिनियम फॉइल होती है, उसके ऊपर सिलिका की कोटिंग की होती है। थोड़ा सा हार्ड मटेरियल होता है, लेकिन लेकिन आप इसको सीजर से कट कर सकते हैं। जो मैं आपको एल्यूमिनियम फॉइल वाला बता रहा हूँ ना, तो इसको आप सीजर से कट भी कर सकते हैं इस तरह एक पीस के अंदर। तो इस तरह का होता है जी। ये देखिए, ये आपके पास नीचे एल्यूमिनियम फॉइल होगी या कोई भी हार्ड मटेरियल आप यूज कर सकते हैं, और उसके ऊपर बेटा आपने ये क्या लगाया हुआ है, उसके ऊपर आपने ये SiO2 की कोटिंग की हुई है। ये आपका TLC है। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करते हैं, बिल्कुल वही तरीका है जो पेपर क्रोमेटोग्राफी का होता है कि आपने बेटा इसको इस तरह, अच्छा बेटा ये जो स्टेशनरी फेज है ना आपकी, ये पोलर होगी। दिस इज, ये जो SiO2 है, दिस इज द स्टेशनरी फेज। ये क्या है, स्टेशनरी फेज है, और ये बेटा आपकी पोलर होती है। हम पता क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, देखिए इसके साथ ना OH ग्रुप ऊपर लगा देते हैं बेटा। ये बताएं, ये पोलर हो गया। ये मैंने आपको
जो इसका मटेरियल आपने पेस्ट किया ना एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर, उसकी सरफेस इस तरह की है, OH ग्रुप ऊपर लगा होता है। तो बताएंगे जो सिलिका है स्टेशनरी फेज, ये पोलर होगा नॉन पोलर होगा? बेटा पोलर होगा, OH ग्रुप इस यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। अब यहां बेटा आप लेड पेंसिल से निशान लगाकर अपना स्पॉट जो है ना, जो सैंपल है आपका, वो यहां पर आ गया। ये आपका सैंपल है बेटा, ठीक है जी। और आपने ऊपर से इसको बेटा लिड लगाकर बंद, और ये बेटा आपका सॉल्वेंट होगा। दिस इज योर सॉल्वेंट, ये आपका सॉल्वेंट है। अब बड़े ध्यान से सुनना है जो मैं बोलूंगा बातें। सैंपल में बेटा सपोज दो चीजें हैं, एक ए है और एक बी है, राइट। सॉल्वेंट में दो चीजें हैं सैंपल में। सैंपल, अच्छा ये सॉल्वेंट जो है आपका नॉन पोलर है, सॉल्वेंट आपका क्या है? नॉन पोलर है। सैंपल में दो चीजें हैं, जो मिक्सचर है इसमें दो चीजें हैं, एक ए और एक बी। ए सपोज कर ले पोलर है, और बी को आप एज्यूम कर लेंगे नॉन पोलर है। अब मुझे ये बताएं बेटा, जब ये सॉल्वेंट रन करेगा, ये जो ग्रीन कलर का ये सॉल्वेंट है, इसने ऊपर की तरफ रन करना है बेटा, ठीक है। इस सॉल्वेंट ने क्या करना है जी? रन करना है ऊपर की तरफ, इस सॉल्वेंट रन करेगा ऊपर। तो ये जो सॉल्वेंट है ये ज्यादा इंटरेक्शन किससे करेगा, ए के साथ या बी के साथ? योर सॉल्वेंट इज नॉन पोलर, किसके साथ इंटरेक्शन करेगा जी? सॉल्वेंट बी के साथ ज्यादा इंटरेक्शन करेगा, क्योंकि सॉल्वेंट इज नॉन पोलर एंड बी इज नॉन पोलर। तो सॉल्वेंट क्या करेगा, आपके सैंपल में से बी को निकालकर ऊपर ले जाएगा, तो बी इस तरह ऊपर आ जाएगा बेटा। और जो आपका सैंपल जो ए है ना, वो तो पोलर है, तो पोलर ज्यादा इंटरेक्शन किसके साथ करेगा? स्टेशनरी फेज के साथ। तो जो ए है वो स्टेशनरी फेज के साथ अटैच रहेगा, और जो बी है वो सॉल्वेंट के साथ ऊपर चला जाएगा, तो ए आपका नीचे ही रहेगा। तो ये देखिए जी, सेपरेशन होगी या नहीं हुई? सेपरेशन होगी ना। तो सेपरेशन के बाद आइडेंटिफिकेशन भी हो जाती है। आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है? सुने, ये आपका बेटा यहाँ पर सॉल्वेंट फ्रंट है कि आपने सॉल्वेंट को यहाँ तक रन किया। अब आप इसकी RF वैल्यू निकालते हैं, याद है ये ओ लेवल करते थे, रिटार्डेशन फैक्टर या रिटेंशन टाइम। ये क्या होता है जी? डिस्टेंस ट्रेवल जो किया है। देखिए दो, एक आपके पास यहाँ पर है सॉल्वेंट, एक उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है बेटा, और दूसरा जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया है किसने? जो आपका सॉल्यूट है उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो आपने दोनों को मेजर करना है, और मेजर करने के बाद उसकी एक वैल्यू निकलेगी, वो आपने बेटा बतानी है। और हर कंपाउंड की अपनी RF वैल्यू होती है, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन इसका जरा दिखाता हूँ बेटा सॉल्व करके। देखिए ये जो है ना RF, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। आप स्केल से मेजर कर लेंगे, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस आ रहा है, और यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो उसको आप डिवाइड करेंगे, आपके पास ये आ जाएगा। कैसे जी? जरा जल्दी से इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि फिर हम दोबारा गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी पर आए। एक तो ये है जी, अच्छा अब देखें इसमें क्या कह रहा है। A mixture of three different compounds J, K and L was analyzed by thin layer chromatography using a polar stationary phase and non-polar mobile phase. Mobile phase वही solvent होता है, जो बेटा ऊपर रन कर रहा है ना, जो solvent है that is the mobile phase, जो silica है that is the stationary phase. Silica stationary phase, right? अब आपको the three compounds all have same molecular mass. The resulting chromatogram is shown. देखिए जी, J आपका क्या है? J जो है ना इस तरह का है जी। पहले इसको ओपन करें, आप देखें इसमें कौन कौन सी फोर्सेज हैं। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH। एक तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा जी। K को देखें, K में दो OH ग्रुप हैं, तो ज्यादा पोलर कौन है जी? K है, दो OH ग्रुप है ना। और L आपके पास क्या है बेटा? L आपके पास CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O and C2H5। अब आप जरा ये देखिए, इसमें सबसे ज्यादा पोलर कौन है, ये बताएं। सबसे ज्यादा पोलर, मॉलिक्यूलर मास तो सेम है। देखिए मॉलिक्यूलर मास मैटर करता है, जितना मॉलिक्यूलर मास बड़ा होता है ना, उतना कम डिस्टेंस ट्रेवल होता है, लेकिन उसने यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास सबका सेम रखा है। तो आप ये देखेंगे
के मॉलिक्यूलर मास तो सेम है, लेकिन ज्यादा पोलर कौन है बेटा? यहाँ पर जो ज्यादा पोलर है वो के है। अब जो ज्यादा पोलर है वो किसके साथ इंटरेक्शन करेगा? वो स्टेशनरी फेज के साथ। देखे ना, योर स्टेशनरी फेज इज पोलर, तो जो के है ना वो सिलिका के साथ रहेगा, वो सॉल्वेंट के साथ नहीं जाएगा, तो लिहाजा वो सबसे नीचे रहेगा। तो मैं ये कहता हूँ जो 3 है ना, दिस इज के, 3 के है। और इसमें देखिए लीस्ट पोलर कौन सा है? जो सबसे कम पोलर है। जो जे है बेटा वो भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, उसमें OH है, लेकिन एल कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहा है, एल में सिर्फ परमानेंट डाइपोल फोर्स है। तो एल आपका लीस्ट पोलर है, एल इज दी लीस्ट पोलर। तो आप कह सकते हैं कि एल जो है ना ये मोबाइल फेज के साथ ज्यादा जाएगा, क्योंकि मोबाइल फेज इज नॉन पोलर, तो नॉन पोलर जो है ना इस एल को अपने साथ ले जाएगा, लीस्ट पोलर को। ठीक है, तो 1 जो होगा, 1 बेटा आपके पास एल है जो बिल्कुल ऊपर जा रहा है, जो सॉल्वेंट के साथ ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग कर रहा है, और 2 जो दरमियान में आ रहा है, मॉडरेटली पोलर है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, वो जे है। आपके पास बेटा स्पॉट बताने आपने, जे आपके पास आ रहा है 2, के आपके पास आ रहा है 3, और एल आपके पास आ रहा है 1। एक्सप्लेन योर आंसर, याद रखिएगा इसको जब भी एक्सप्लेन करना है आपने विद रिस्पेक्ट टू पोलर, नॉन पोलर और IMF की बेस पर करना है। तो यहाँ पर फिलहाल वो हर मॉलिक्यूल का अलहदा तो नहीं पूछना ना, तो इसलिए आप यहाँ पर बेटा इसमें बता दें कि ये सेपरेशन किस बेस पर हुई है। तो जो मोर पोलर कंपाउंड है, जो बेटा ये सेपरेशन आपने बतानी है, द मोर पोलर कंपाउंड जो है वो अटैच रहेगा विद द स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूं, the more polar the compound, the more polar the compound will show stronger attractive forces to stationary phase. ठीक है जी। What is mean by term RF value? This is the retardation factor या retention factor, या इसका फॉर्मूला लिख दें, distance traveled by solute divided by distance traveled by the solvent friend from the baseline से। This is the baseline, ये आप लेड पेंसिल से ड्रॉ करनी होती है, राइट। जल्दी से बेटा एक और भी देख लें, फिर हम आगे चलते हैं। ये देखिए उसने ये स्केल से वो किया हुआ है, फिर इसको आप देख लें खुद ना, ये कोई इतना मसला नहीं है, आपने स्केल से यूज, ये देखिए स्केल साथ नहीं है ना, इसको आप इसकी पिक्चर ले लें। ठीक है, इसकी पिक्चर ले लें आप लोग, तो मैं इसकी मार्क्स की ग्रुप में भेज दूंगा बेटा। ठीक है बेटा, अब आ जाएं जल्दी से गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, फिर उसके बेटा हमने एक एग्जांपल करनी है, फिर हम क्लास खत्म करेंगे। बेटा ये जो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है ना, मैंने देखा आपको ऊपर एक चीज बताई थी, फिर सुन लें। मैंने TLC का क्या बताया था कि सेपरेशन मेथड कौन सा है? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब ये होता है जिसमें, एडजॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि जिसमें आपकी स्टेशनरी फेज इज सॉलिड एंड मोबाइल फेज इज लिक्विड। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं GLC, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें देखिएगा जी क्या होगा। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसमें बेटा जो स्टेशनरी फेज है ना वो आपकी लिक्विड है। लिक्विड इज द स्टेशनरी फेज। आप कहेंगे भाई लिक्विड स्टेशनरी कैसे हो सकता है? लिक्विड तो हमेशा मूव कर रहा होता है, उसको किसने होल्ड किया हुआ है? तो उसका तरीका ये होता है बेटा, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होंगे, ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, और ये स्टेशनरी बेटा इस तरीके से होते हैं कि ना आपने सिलिका लिया होता है और सिलिका के अंदर इस लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन लिक्विड्स को एब्जॉर्ब करवाया होता है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है ना, जो आपके सिलेबस में नहीं है, अब इसमें जो
स्टेशनरी फेज होता है वो लिक्विड होता है, क्योंकि आपके पेपर के अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्ब हुआ होता है, वो मॉइस्चर असल में स्टेशनरी फेज है, लेकिन वाटर है तो लिक्विड ना। तो इसी तरीके से स्टेशनरी फेज बेटा, जिस तरह देखें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, टीएलसी में स्टेशनरी फेज क्या था, वहां तो सॉलिड था, वो तो बात समझ आती है आपको, SiO2 सॉलिड है, मूव नहीं कर रहा। लेकिन स्टेशनरी फेज लिक्विड कैसे होता है, मैं आपको एग्जांपल इस तरह देता हूँ। इस तरह आपके पास एक फोम है, आप उस फोम के अंदर बेटा वाटर डालें, तो वाटर फोम जो है उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा ना, तो जो वाटर है अंदर, वाटर जो फोम ने होल्ड किया हुआ है, दैट इज द स्टेशनरी फेज। तो इस तरीके से यहाँ पर भी GLC के अंदर जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड है, इसको होल्ड किसने किया होता है, सिलिका ने, ठीक है। लेकिन स्टेशनरी फेज इज लिक्विड, और जो मोबाइल फेज होगा वो क्या होगा, सुने, मोबाइल फेज बेटा इसमें होगा इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस, और वो हीलियम भी हो सकती है, नियोन भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है। सेपरेशन मेथड इज पार्टीशन, सेपरेशन मेथड यहां क्या होगा, पार्टीशन किसको कहते हैं, सुने आप, इफ स्टेशनरी फेज इज लिक्विड then it is partition chromatography. If stationary phase is liquid, then it is partition chromatography. And if stationary phase is solid, then it is adsorption chromatography. ठीक है, इसके बेटा जल्दी से हम डायग्राम बनाते हैं। और इसमें पार्टिकल को आइडेंटिफिकेशन किस बेस पर करेंगे, रिटेंशन टाइम की बेस पर। ये भी लिख लें कि पार्टिकल की जो आइडेंटिफिकेशन होगी, पार्टिकल आइडेंटिफिकेशन रिटेंशन टाइम की बेस पर होगी। रिटेंशन टाइम क्या होता है अभी बताता हूं। इसको अब यूज कहां पर करते हैं, GLC को बेटा ड्रग एनालिसिस में और फूड एनालिसिस में और ब्लड एनालिसिस में। ये बात नोट कर ले, समटाइम एक नंबर का पूछ लेता है कि GLC को कहां यूज करेंगे, ब्लड एनालिसिस में, ड्रग एनालिसिस में और फूड एनालिसिस में। इसकी डायग्राम देख लें। इस तरह की बेटा एक सिंपल सी डायग्राम बना रहा हूं, इतनी अच्छी डायग्राम नहीं है ये बेटा आपका एक ओवन भी होता है इधर इसमें। ये बेटा आपका कॉलम है, इसमें लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन विद सिलिका, सिलिका ने इसको होल्ड किया हुआ है। यहां से बेटा आप अपना सैंपल इन करेंगे, ये बेटा यह पंप लगा होगा, यहाँ आपकी गैसेज है बेटा, ये आपका मोबाइल फेज है, गैसेस। अब सुने जी, होता क्या है बेटा, ये आपका कॉलम है, ये इसमें सिलिका है, और इस सिलिका के अंदर आपका लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है जो कि नॉन पोलर है, राइट। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ये सॉल्वेंट जो है ना चेंज हो सकता है अंदर, एग्जामिनर ने आपको मोस्टली बताया होता है। लेकिन अगर ना बताया और आपसे पूछ रहा हो कि बताएं इसमें आपका वो क्या है, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज, तो बताएंगे आप स्टेशनरी फेज इज लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब बेटा होगा क्या कि आपने सैंपल यहां से इन किया, इसमें अगेन दो चीजें हैं जी, A प्लस B, ठीक है। हम ये कह लेते हैं जी A पोलर है, B नॉन पोलर है। A इज पोलर और B क्या है जी, नॉन पोलर है। अब मुझे ये बताएं कि अंदर जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, ये पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर। तो आप जब बेटा अपना सैंपल इन करेंगे, यहां से आप अपना सैंपल इन करेंगे A और B का। A आपको मैं कह रहा हूं पोलर है, B इज नॉन पोलर। A मैं आपको क्या कह रहा हूं, पोलर है, B क्या है बेटा, नॉन पोलर है। तो बताएं ये जो सिलिका के अंदर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन किसके साथ ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग करेंगे, बी के साथ या ए के साथ। आपने सैंपल इन किया ना यहाँ से, तो ये सैंपल बेटा इधर आएगा, ठीक है, पहले इधर डिटेक्टर में नहीं जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से होकर इधर जाएगा। तो बेटा अभी देखेंगे कि ये जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, ये बी के साथ ज्यादा अच्छी इंटरेक्शन शो करेंगे, ए के साथ नहीं करेंगे ना।
तो ए जल्दी से यहाँ आ जाएगा, ए जल्दी से कहाँ पहुंच जाएगा, डिटेक्टर में। बी नहीं पहुंचेगा, क्यों? क्योंकि बी के साथ बॉन्डिंग हुई है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, यहां से जब सैंपल इन हुआ ना बेटा, यहां से जब आपने सैंपल इन किया तो सैंपल इधर जाएगा, इस कॉलम के अंदर, इस तरफ। तो ये कॉलम जो है ए को जाने देगा, क्योंकि ए इज पोलर, बी को पकड़ लेगा, तो ये सेपरेशन होगी या नहीं हुई? अब सेपरेशन के बाद आइडेंटिफिकेशन भी होगी, वो बताता हूं कैसे। अब रिटेंशन टाइम क्या होता है बेटा? रिटेंशन टाइम ये होता है द टाइम बिटवीन द डिटेक्टर, जो बेटा टाइम आप, द टाइम टेकन बाय द कंपाउंड टू रीच द डिटेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंजेक्शन। टाइम बिटवीन द इंजेक्शन एंड डिटेक्टर इज कॉल्ड रिटेंशन टाइम। फिर सुन ले, रिटेंशन टाइम में क्या बता रहा हूं कि आपने जब सैंपल इन किया और जब सैंपल डिटेक्टर तक पहुंचा, इसके दरमियान का जो टाइम है, दैट इज द रिटेंशन टाइम। तो क्या लिखेंगे आप? द टाइम टेकन बाय द कंपोनेंट्स टू रीच द डिटेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंजेक्शन, या सिंपल कि द टाइम बिटवीन द इंजेक्शन एंड डिटेक्टर इज कॉल्ड रिटेंशन टाइम। अब देखिए किसका रिटेंशन टाइम कम होगा, किसका ज्यादा होगा, ये आप लोग गेस करें। ए का कम होगा या बी का? ए का कम होगा, ए जल्दी पहुंचाने डिटेक्टर में, और बी का ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि बी को तो इस लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन ने होल्ड किया हुआ है, तो बी का जो रिटेंशन टाइम है वो ज्यादा होगा, ठीक है, और ए का कम होगा। तो इसलिए इस रिटेंशन टाइम की बेस पर आप कंपाउंड को एनालाइज कर लेते हैं बेटा। अब आते हैं जरा इसके क्वेश्चंस के ऊपर जल्दी से। ये देखें, ये आपके पास जीएलसी है, इसका ना आपको इस तरह के एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर उसने एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है। अच्छा ये देखें, आपको 3 पीक्स मिल रही है, एक्स, वाई एंड जी। अच्छा ये जो एरिया अंडर द पीक आ रहा है ना, एरिया अंडर द पीक, ये आपको अमाउंट बता रहा है, ये आपको कंसंट्रेशन बता रहा है। तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी थी? मिक्सर आपके पास था जिसमें 3 चीजें थी, एक्स, वाई और जी। लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट आपको किसकी लग रही है? एक्स की, वाई की या जी की? जी की लग रही है भाई, क्योंकि जी में एरिया अंडर द पीक ज्यादा है ना, देखने में नजर आ रहा है कि जी का जो एरिया अंडर द पीक है वो ज्यादा है। अब हमने ये देखना है कि एक्स का रिटेंशन टाइम कितना है बेटा। एक्स कितने टाइम के बाद निकल आया तकरीबन, जरा बताइएगा। एक्स कितने टाइम के बाद आया जी? 5 मिनट के बाद। देखिए 5 मिनट के बाद आ गया ना। वाई कितने मिनट के बाद आया, जरा देखिएगा। वाई का रिटेंशन टाइम कितना है? तकरीबन 10 मिनट, 10 मिनट में आया। और जी का रिटेंशन टाइम कितना है जी? जी का रिटेंशन टाइम है तकरीबन 15 मिनट। मैं अगर इसको साइड पर लिखूं कि एक्स का, वाई का और जी का जो रिटेंशन टाइम आ रहा है, एक्स का आ रहा है जी 5 मिनट तकरीबन, मैं अप्रोक्सीमेटली, वाई का आ रहा है 10 मिनट और जी का आ रहा है 15 मिनट। पर सबसे पहले कौन निकला है? सबसे पहले एक्स निकला है, डिटेक्टर तक पहुंच गया। सबसे लेट कौन निकल रहा है? जी। अच्छा अब देखते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास। एल्डिहाइड है, एल्केन और कार्बोक्सिलिक है। एल्डिहाइड क्या होता है बेटा? अब उसने ये नहीं बताया, तो हम चले 2-2 कार्बन वाले सारे बना देते हैं। ये एल्डिहाइड है, ये आपके पास एल्केन है, और ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी। अब आपको इसमें पहले देखना है कि मोस्ट पोलर कौन है। कार्बोक्सिलिक इज द मोस्ट पोलर, ये मोस्ट पोलर है, ये नॉन पोलर है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि आप द सेपरेशन मेथड डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव सॉल्युबिलिटी इन द स्टेशनरी फेज। हाँ बेटा ये देखें, स्टेशनरी फेज इस दफा लिक्विड अल्कोहल है, स्टेशनरी फेज खुद पोलर है। स्टेशनरी फेज क्या है भाई? खुद पोलर है। मतलब जो कॉलम था ना, मैंने तो आपको बताया ना कि कॉलम के अंदर हम सिलिका के अंदर अपना सॉल्वेंट चेंज कर सकते हैं। हमने क्या लिया था? हाइड्रोकार्बन। लेकिन इस दफा उसने क्या किया कि अपना जो स्टेशनरी फेज था उसको पोलर बना दिया। इस दफा सिलिका के अंदर ना अल्कोहल डाल दिया। तो अब जो स्टेशनरी फेज है वो पोलर है। इट मींस वो सैंपल में से पोलर को अपने साथ अटैच करके रखेगा, नॉन पोलर को जाने देगा जल्दी से। तो पोलर को अपने साथ रखेगा। तो पोलर कौन है जी इसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड इज द मोस्ट पोलर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल नहीं जाने देगा, अपने साथ अटैच करके रखेगा। इसलिए रिटेंशन टाइम जो है जी का सबसे ज्यादा है। जी इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। जी बेटा क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH। इन दोनों में देखें, अच्छा किसको जाने देगा अल्कोहल, किसके साथ बिल्कुल बॉन्ड नहीं बनाएगा? एल्केन के साथ, क्योंकि एल्केन नॉन पोलर है। तो एल्केन सबसे पहले डिटेक्टर तक पहुंच जाएगा। तो एक्स आपका एल्केन है। और जो बेटा वाई है, क्योंकि इसमें
परमानेंट डायपोल फोर्स तो है, तो Y आपका एल्डिहाइड है। Y क्या है जी? एल्डिहाइड। अब आपने बेटा यहाँ पर ये बताना है कि X क्या है, Y क्या है और Z क्या है जी। शाबाश। X देखिए हमने क्या बताया, X इज एल्केन, तो आप यहाँ लिखेंगे X एल्केन है। Y क्या है बेटा? एल्डिहाइड है। और Z क्या है बेटा? कार्बो। अब देखिए वो आपसे ना हर एक की अलग अलग एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हैं, तो अब अलग अलग जब एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हैं ना, तो आप इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात बताएंगे। तो एल्केन के अंदर बेटा लंदन फोर्सेस है। कौन सी है? लंदन फोर्सेस है। देखिए वो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन योर आंसर बाय रेफरेंस टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ द कंपाउंड ना, उसे स्पेसिफाई किया कि आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बताएं। एल्डिहाइड में कौन सी फोर्स है? परमानेंट डायपोल फोर्स एंड लंदन फोर्स, क्योंकि लंदन फोर्स तो हर एक में होती है ना। परमानेंट डायपोल फोर्स एंड लंदन फोर्स। और जो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है जिसकी वजह से इसका रिटेंशन टाइम सबसे ज्यादा हो गया है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। लास्ट पार्ट बस कह रहे हैं कि आपने इसका एक्स वाई जी में जो एरिया आ रहा है ना अंडर द पीक, एरिया अंडर द पीक ये कंप्यूटर ने मेजर किया हुआ है। एक्स का इतना आ रहा है, वाई का इतना और जी का इतना आ रहा है। वो कह रहे हैं कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मैस, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मैस इन द ओरिजिनल मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड रिस्पांसिबल फॉर पीक जी। फिर आपने जी का आपने मिक्सर के अंदर बताना है कि जी का एरिया कितना है जी, बाय मैस बताना है, बाय मैस। तो कैलकुलेट दी परसेंटेज बाय मैस इन द ओरिजिनल मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड रिस्पांसिबल फॉर द पीक जी। बेटा परसेंटेज निकालनी है इन्हें। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तीनों को बेटा आपने मैस ऑफ जी, जो एरिया ऑफ जी है ऊपर रखना है। एरिया ऑफ जी कितना है? 47 है। एरिया ऑफ जी ऊपर, डिवाइड बाय टोटल एरिया 19 प्लस 32 प्लस 47 और इनटू 100 कर देंगे बेटा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 48%। ठीक है जी, बेटा यहाँ तक हम इसको खत्म करते हैं बस। अब आप इसकी मजीद प्रैक्टिस करेंगे। और कल बेटा मैं क्लास नहीं लूंगा, रीजन मैंने कल जो है ना एक स्कूल में जाना है, तो कल वाली क्लास इसलिए मैंने आज ले ली है। और आप लोगों को मैंने बताया मैं मॉक आप लोगों का होगा ट्यूसडे को। जो परसों क्लास होगी ना, परसों मैंने आप लोगों से पेपर डिस्कस करना है बेटा, मई जून 2022 का, मई जून 2022 4-2। ये आप करके रखिएगा, बल्कि ये काफी देर होगी मैंने आपको सेंड किया हुआ है। मैं अभी आपको एक और पेपर भी सेंड करता हूँ, मई जून 2022 और वेरिएंट 4-1 का। ठीक है जी, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।